All right, Assalamu alaikum everyone. So we have been studying astronomy and cosmology for the last 2 or 3 classes. और उसके अंदर हमने astronomy वाला part तो cover कर लिया है, cosmology वाला part करना है. Basically, we are now going to talk about the whole cosmos. और cosmos का मतलब basically the पूरा universe. और universe की expansion के बारे में हमने समझना है, Big Bang model के बारे में समझना है, Big Bang theory क्या है. So Big Bang theory ये है, Big Bang theory ये है that the universe, right? The universe basically started from an extremely hot and dense state this long ago, 13.8 billion years ago. And this event was basically a huge explosion and it was called the Big Bang. तो इसका मतलब है कि जो यूनिवर्स में जितना मास है, जितना मैटर है, वो सबका सब एक छोटी सी जगह पे स्क्वीज हुआ था. एंड सिंस देन इट हैज बीन एक्सपैंडिंग एंड इट इज बिकमिंग बिगर एंड एक्सपैंडिंग एवर सिंस. ठीक है. तो जब बिग बैंग जब इवेंट हुआ तो उस वक्त फैब्रिक ऑफ स्पेस एंड टाइम, दिस इज बेसिकली ऑल द मैटर और ऑल जितनी भी स्पेस और जितना भी टाइम है उसे हम बेसिकली फैब्रिक ऑफ स्पेस टाइम कहते हैं, जिसको हम कहते हैं कि वो फ्लैट है. बट यू आर नॉट सपोज टू नो द टर्म स्पेस टाइम फॉर योर सिलेबस, सो डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. एंड इट हैज बीन एक्सपेंडिंग एवर सिंस. सो यूनिवर्स तब से एक्सपैंड हो रहा है, लेकिन इस बात को हमें प्रूव करना है प्रॉपर थ्योरी के थ्रू. ठीक है. अर्ली स्टेजेस में, सो इन द बिगनिंग हमारे पास सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल पार्टिकल्स थे, जैसे कि क्वार्क्स हो गए, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और सिर्फ इस किस्म के पार्टिकल्स थे. और क्या कहते हैं, ग्रेविटी की फोर्सेस और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये आहिस्ता से सब कुछ एग्जिस्टेंस पे आना शुरू हुआ. एंड देन एज द यूनिवर्स एक्सपैंडेड इट बेसिकली कूल्ड डाउन ओवर टाइम, और उसकी वजह से these quarks and these fundamental particles came together to form atoms, and then these atoms came together to form stars, और stars की life cycle से फिर जो है वो stars की बड़े बड़े जो combination उनको हम galaxies कहते हैं, और फिर stars की life cycle जब end होती है तो उससे नया supernova create होता है, और उससे जो है हमारे पास नया nebula बनता है, और उससे हमारे पास जो है वो different planets form होते हैं. But one question that we can still not answer, that you cannot answer yet, right, is why the Big Bang happened. We know this much कि Big Bang से हमारा universe जो है वो begin हुआ था, but we are not sure why the Big Bang actually took place, like what was there before the Big Bang, and basically how the whole thing started, or why the whole thing started in the first place. उससे पहले था क्या. ठीक है. उसकी conditions के बारे में हमें ज़्यादा नहीं पता. अब astronomers की जो पास जो है वो जो मेन इंस्ट्रूमेंट है वो क्या है, पावरफुल टेलीस्कोप्स हैं, जिससे आप गैलेक्सी से आती हुई लाइट जो है उसको ऑब्जर्व कर सकते हो. ठीक है. और उस लाइट को आप पास कर सकते हो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग से या प्रिज्म से. और डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग और प्रिज्म से लाइट पास करने के बाद आप उसको एक स्पेक्ट्रम उसका बना सकते हो. और ये जो लाइट आती है उसका जो हम स्पेक्ट्रम बनाते हैं, ये वाला, इसको हम लाइन स्पेक्ट्रा कहते हैं. So either you have an emission spectra or you have an absorption spectra. By looking at this, can someone tell me कि ये absorption spectra या emission spectra? Thing that we studied back in quantum physics. So this is a whole spectrum with few dark lines. ये कौन सा वाला spectra है? Emission या absorption? याद है? नहीं याद आ रहा? जिसमें पूरा स्पेक्ट्रम होता है, बीच में डार्क लाइंस होती हैं, वहां पे कुछ वेवलेंथ के फोटॉन्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है. एमिशन स्पेक्ट्रा पूरा डार्क होता है और उसमें इन जगहों पे कलर्ड लाइंस आ रही होती है स्पेसिफिक वेवलेंथ की. बट एनीवेज, एएस फिजिक्स में आप लोगों ने डॉपलर इफेक्ट पढ़ा था, और डॉपलर इफेक्ट जो है उसको समराइज करने का एक सिंपल तरीका ये है कि जो ऑब्जर्व वेवलेंथ है, साउंड की हो या किसी भी वेवलेंथ की हो, ठीक है, एक रिसीडिंग सोर्स, मतलब जो सोर्स आपसे अवे जा रही है, ठीक है, उससे जो ऑब्जर्व वेवलेंथ है, आप जो ऑब्जर्व करते हो वो लंबी हो जाती है. और कोई चीज, कोई सोर्स अगर आपको अप्रोच कर रही है तो उसकी जो वेवलेंथ आप ऑब्जर्व करेंगे वो शॉर्टर हो जाएगी. ठीक है. सो कोई सोर्स अगर आपकी तरफ ट्रेवल कर रही है तो उसकी वेवलेंथ आपके लिए शॉर्ट हो जाएगी, और आपसे अवे ट्रेवल कर रही है तो उसकी वेवलेंथ आपके लिए लॉन्ग हो जाएगी. This is the same thing that will happen with, obviously same thing happens with all other waves, like all light waves, all other electromagnetic waves and everything. So let's just quickly revise Doppler effect from this diagram, जो कि AS से ही लिया हुआ है मैंने.
अब इस डायग्राम में ए नंबर पे देखो, आपकी जो सोर्स है वो स्टेशनरी है, सोर्स इज नॉट मूविंग। सो द सोर्स लेट्स से इज अ साउंड सोर्स, एक एम्बुलेंस खड़ी है, उसका सायरन बज रहा है, तो उसमें चारों तरफ साउंड ट्रेवल कर रहा है। ये जो सर्कुलर लाइंस हैं इनको हम क्या कहते हैं? इन सर्कुलर लाइंस को क्या कहते हैं बेटा? कैन समवन क्विकली रिमाइंड मी, ये सर्कुलर लाइंस क्या होती हैं? इनको हम कहते हैं वेव फ्रंट्स। और ये जो वेव फ्रंट्स के बीच में जो गैप होता है ये क्या होता है? वेवलेंथ होती है। तो ए और बी दोनों ऑब्जर्वर्स, दोनों से रिलेटिव सोर्स अभी मूव नहीं करी, ना सोर्स लेफ्ट की तरफ मूव करी, ना राइट की तरफ मूव करी, ना अप मूव करी, ना डाउन मूव करी है। तो दोनों के लिए जो ऑब्जर्व वेवलेंथ है और जो सोर्स की एक्चुअल वेवलेंथ है वो सेम है। सो इफ द एक्चुअल wavelength emitted by the source, or let's say the actual frequency emitted by the source is fs, then the wavelength that is observed by a is fo, तो वो fs के equal ही है। And similarly, if the frequency that is observed by b is fo, it is also equal to fs। मतलब कि ये हुआ कि जो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी इनको सुनाई दे रही है या जो ऑब्जर्व कर रहे हैं उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बिकॉज द सोर्स इज नॉट मूविंग रिलेटिव टू देम। ठीक है। बट अगर अब आप यहाँ पे, अच्छा इसका इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ भी आप बना सकते हो, इसमें कोई मसला नहीं है। यू कैन राइट दिस इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ एज वेल, कि अगर इसकी वेवलेंथ लैम्डा एस है, राइट, तो यहाँ पे जो वेवलेंथ ये ऑब्जर्व कर रहा है वो ओरिजिनल वेवलेंथ के बराबर ही है, और ये बंदा भी जो वेवलेंथ ऑब्जर्व कर रहा है वो ओरिजिनल वेवलेंथ के बराबर ही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। Observed wavelength, observed frequency are the same as the frequencies and the wavelength from the source. But now the source is moving to the left. Look at the other diagram. The source is now moving to the left. So what's going on over here? Since the source is moving towards A, you can see that the wavefronts are now closer together. So इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अगर wavelength, इसकी wavelength जो है वो अगर lambda s है, तो जो ए को वेवलेंथ सुनाई दे रही है या जो दिखाई दे रही है, जिस किस्म की भी वेव है जो वो ऑब्जर्व कर रहा है, जो ऑब्जर्व वेवलेंथ है, इट इज एक्चुअली लेस देन द वेवलेंथ ऑफ द सोर्स। एंड अगर मैं इसको कह दूं कि इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो एफ ओ है, सो लेट मी राइट दिस इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी एज वेल। अब मैं कहता हूँ कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी, जो सोर्स की फ्रीक्वेंसी है वो एफ एस है, तो ए को जो फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही है या दिखाई दे रही है, frequency would be greater than the frequency from the source, and this is Doppler effect. The observed wavelength and frequency has changed for the observer because the source is moving towards him. Now wavelength कम हो रही है तो frequency बढ़ क्यों नहीं है? Simply because speed तो wave की change नहीं होती, और wavelength और frequency आपस में क्या होती हैं? Inversely proportional, right? You know that कि frequency और wavelength wave की inversely proportional होती है। एनीवेज, अब बी के लिए बात कर लेते हैं। बी के लिए सोर्स अवे जा रही है एंड यू कैन सी दैट द वेव फ्रंट्स और द वेव्स आर स्ट्रेच्ड अपार्ट, सो वेव फ्रंट्स दूर हो रहे हैं, और इसका मतलब ये हुआ कि दैट द वेवलेंथ दैट बी इज ऑब्जर्विंग इज एक्चुअली लॉन्गर देन द वेवलेंथ दैट वाज एमिटेड बाय द सोर्स। तो बी को जो है वेवलेंथ ज्यादा क्या कहते हैं ऑब्जर्व कर रहे हैं, और इसी तरह जो फ्रीक्वेंसी वो ऑब्जर्व कर रहे हैं वो जो है वो कम हो गई है देन द फ्रीक्वेंसी फ्रॉम द सोर्स। ठीक है। तो ये जो हम फिनोमेना देख रहे हैं, इस फिनोमेना को क्या कहते हैं? डॉपलर इफेक्ट। अगर एक सोर्स जिसमें से वेव एमिट हो रही है वो रिलेटिव टू द ऑब्जर्वर मूव कर रही है, तो जो ऑब्जर्वर को वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी या दिखाई देगी या जो वो ऑब्जर्व करेगा, रिकॉर्ड करेगा, वो एक्चुअली सोर्स वाली नहीं होगी बल्कि चेंज हो चुकी होगी, या कम हो चुकी होगी या बढ़ चुकी होगी। तो अब हम बात करते हैं स्टार्स के बारे में। स्टार्स या गैलेक्सीज में से कौन सी लाइट एमिट, क्या चीज, कौन सी वेव एमिट होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एमिट होती हैं जिसमें विजिबल लाइट भी है। ठीक है। सो जो ऑब्जर्व्ड वेवलेंथ है, और ऑब्जर्व वेवलेंथ किस चीज की? स्पेक्ट्रल लाइंस की। तो आपके एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा पे ये जो डार्क लाइंस बनी हुई हैं यहाँ, यहाँ, यहाँ स्पेसिफिक वेवलेंथ पे, ये वो फोटॉन्स हैं जो एब्जॉर्ब हो गए विजिबल लाइट के स्पेक्ट्रम में। विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम कैसे है, मुझे कैसे पता लगा? बिकॉज यू कैन सी कि रेंज ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर में। आपको याद होना चाहिए कि ये विजिबल लाइट की वेवलेंथ की क्या कहते हैं रेंज है। तो जहां जहां ये स्पेक्ट्रल लाइंस आ रही हैं ये वो वाले फोटॉन्स हैं जो कि एब्जॉर्ब हो गए। लेकिन अब यहाँ पे सोर्स, जो पहले वाले स्पेक्ट्रल लाइन है, इसकी सोर्स कौन सी है? इसकी सोर्स है सन। अब सन के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? इज द सन मूविंग अवे फ्रॉम अस और फ्रॉम द अर्थ, और इज द सन मूविंग टुवर्ड्स अर्थ?
हम एक ही सोलर सिस्टम में एग्जिस्ट करते, हम जिस सोलर सिस्टम में सन है उसके सेंटर में, उसी को अर्थ ऑर्बिट कर रहे हैं। तो रियली देयर इज नो चेंज, देयर इज रियली नो चेंज बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ द सन एंड द अर्थ। और हम ये कह सकते हैं कि यू कैन एक्चुअली थिंक ऑफ सन एज अ सोर्स दैट इज स्टेशनरी रिलेटिव टू द ऑब्जर्वर बीइंग ऑन द अर्थ। तो क्या ये मैं कह सकता हूँ कि सन से जो स्पेक्ट्रल लाइंस नजर आ रही हैं उनको एज अ रेफरेंस यूज किया जा सकता है। तो ये बात मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि सन को आई विल कंसिडर एज अ स्टेशनरी सोर्स, और इसको मैं एज अ क्या यूज करूंगा, रेफरेंस यूज करूंगा इस वाले स्पेक्ट्रम को, जो मुझे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, इसका लाइन स्पेक्ट्रा यहां से मिल रहा है। लेकिन अगर अब मैं एक नियर बाय गैलेक्सी को देखूं, सो बिल्कुल इसके नीचे वाला स्पेक्ट्रम देखो, अब ये वही विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम है और ये तकरीबन उसी तरह का स्टार है जैसा सन है। अब ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस बनती हैं कहाँ कहाँ बनती हैं, ये डिपेंड करता है कि स्टार में गैसेस कैसी हैं, बिकॉज स्टार की गैसेस जो हैं उन्होंने फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करना होता है, राइट। सो सम ऑफ द फोटॉन्स एट सर्टेन वेवलेंथ्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय the gases in the outer part of the star, and therefore when that light reaches you by passing through those gases, some of those photons are not appearing in the spectrum where there are dark lines because वो gases ने absorb कर लिया। तो ये उन gases का emissions absorption spectra है। अब जो स्टार्स हैं, जिन स्टार्स को हम कंपेयर करें, दे आर ऑल सिमिलर टाइप्स ऑफ स्टार्स। सन इज बेसिकली कॉल्ड अ स्टेबल स्टार व्हिच इज मोस्टली मेड अप ऑफ हीलियम एंड हाइड्रोजन। सो इसका मतलब है कि जो बाकी के स्टार्स हैं, जो बाकी की गैलेक्सीज से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम भी जानबूझ के ऐसे ही स्टार्स को पिक कर रहे हैं जो कि हीलियम और हाइड्रोजन के ही बने हुए। तो अब हीलियम और हाइड्रोजन का जो स्पेक्ट्रम होता है, जो लाइन स्पेक्ट्रा होता है, वो सेम रहना चाहिए। बट मैं ये देख रहा हूं कि नियर बाय गैलेक्सी से जो मुझे अब हीलियम और हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रा मिल रहा है, उसके अंदर ये जो लाइंस हैं, ये जो लाइंस हैं, यू कैन क्लियरली सी दैट सम ऑफ देम आर स्लाइटली शिफ्टेड टू द राइट, बहुत वेरी स्लाइटली, बट यू कैन क्लियरली सी कि शिफ्ट हुआ है, राइट। तो जहां जहां लाइन बन रही थी, अब वही लाइंस थोड़ी सी लंबी वेवलेंथ पे बन रही हैं। तो व्हाट इज हैपेंड, इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑब्जर्व वेवलेंथ है वो थोड़ी सी लॉन्ग हो गई है। नाउ लेट्स कंपेयर दिस विद अनदर गैलेक्सी व्हिच इज स्लाइटली फर्दर अवे, व्हिच इज स्लाइटली फर्दर अवे। उसके अंदर मुझे एग्जैक्ट वही लाइन स्पेक्ट्रा दोबारा दिख रहा है, इट्स आइडेंटिकल टू द फर्स्ट एंड द सेकंड वन, बट इट इज स्लाइटली मोर शिफ्टेड टू द राइट। अब जो राइट साइड ऑफ द स्पेक्ट्रम है विजिबल लाइट का, वो बेसिकली रेड कलर का होता है। तो हम ये कहते हैं कि ये जो सारी की सारी लाइंस हैं, द ऑब्जर्व्ड वेवलेंथ्स आर रेड शिफ्टेड। क्या वर्ड हम यूज करते हैं, हम यूज करते हैं ऑब्जर्व्ड वेवलेंथ्स आर रेड शिफ्टेड। इसका मतलब ये नहीं है कि सारी लाइट जो स्टार से आ रही है वो रेड कलर की नजर आ रही है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि रेड जो है, बिकॉज इट इज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ एंड ऑल द लाइंस आर स्लाइटली शिफ्टेड टुवर्ड्स दैट साइड, सो वी से इट इज रेड शिफ्टेड। कहने का मतलब ये है कि सारी लाइंस जो है वो थोड़ी सी लॉन्गर वेवलेंथ पे आपको नजर आ रही है। तो भाई ये जो फोटॉन्स हैं, इनकी वेवलेंथ लंबी क्यों हो गई, या जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसकी वेवलेंथ क्यों एलोंगेट हो गई, इसका मतलब हमें समझ में आना चाहिए कि अगर वेवलेंथ लंबी नजर आ रही है तो डॉपलर इफेक्ट से जाके रिवाइज करो कि ये जो स्टार है, ये जो सोर्स है, इज दैट मूविंग अवे फ्रॉम यू, आर यू बी और आर यू एट ए। अगर वेवलेंथ लंबी है, ऑब्जर्व वेवलेंथ सोर्स वाली वेवलेंथ से ज्यादा है कंपेयर टू अ स्टेशनरी सोर्स, व्हाट डज दैट मीन कि वी आर एट बी। और इसका मतलब ये है कि ये जो गैलेक्सी है पहली वाली, it is moving away, second galaxy is also moving away, but there is more redshift, which basically means that it is moving away but at a faster rate. And the furthest galaxy, the further you go, it is also moving away, but the redshift is even more extreme. So it is moving away but even faster still, right? तो ये है आपका डॉपलर रेड शिफ्ट का कॉन्सेप्ट, ठीक है। हम क्या देख रहे हैं, स्पेक्ट्रल लाइंस फ्रॉम डिस्टेंट गैलेक्सीज आर रेड शिफ्टेड, and because they are red shifted, because the wavelengths are longer than the ones observed in a laboratory or maybe the ones observed from the sun. तो यहाँ पे जो सन से हमें लाइट नजर आ रही है, अक्सर यहाँ पे लेबोरेटरी
में कोई हाइड्रोजन बल्ब भी क्रिएट करके ये स्पेक्ट्रल लाइंस बनाई जा सकती हैं, ठीक है, जिनको हम एज अ रेफरेंस यूज करेंगे। तो अगर सन लिखा हो या लेबोरेटरी लिखा हो तो ये एज अ रेफरेंस है, और बाकी जो गैलेक्सीज हैं वो उनको हम एज अ मूविंग सोर्स जो है वो फिर कंसिडर करेंगे, और वो मूव कर किस डायरेक्शन में कर रही है, अवे फ्रॉम अस, एंड द फर्दर द गैलेक्सी इज द फास्टर इट इज मूविंग अवे फ्रॉम अस। सो ये बात भी यहाँ पे क्लियर हो गई दैट द फर्दर द गैलेक्सी इज द फास्टर इट इज मूविंग अवे फ्रॉम अस, एंड दिस एक्चुअली लीड्स अस टू अनदर लॉ। तो पहली बात तो ये समझ में आई कि गैलेक्सीज हमसे मूव अवे कर रही हैं, एंड दिस इज लाइक विद ऑल द गैलेक्सीज, नॉट जस्ट एनी वन और टू गैलेक्सीज। ऐसा नहीं कि कहीं ब्लू शिफ्ट भी नजर आएगा, सब जगह ही रेड शिफ्ट नजर आता है, तो इसका मतलब सारी गैलेक्सीज ही आपसे दूर जा रही हैं। अब हबल ने ये कहा कि अच्छा अगर ज्यादा दूर गैलेक्सी है और ज्यादा स्पीड है उसकी, तो उसने सारा डेटा कलेक्ट किया, उसने इस तरह डेटा कलेक्ट किया सारा, और इस डेटा को कलेक्ट करके उसने इसकी लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनाई, तो इट वाज काइंड ऑफ मेकिंग अ स्ट्रेट लाइन। Obviously it's a very rough estimation, but it's passing through 0,0. So the graph is basically of speeds of the galaxies versus their distance from the earth, and this basically led to the conclusion कि जो speed of recession है galaxy की, जिस speed से galaxy हमसे दूर जा रही है, और जो उसका distance है हमसे observer से, ये दोनों चीजें आपस में directly proportional है। So V is directly proportional to D, and if you want to make a formula out of this, then is V is equals to H naught into D, and H naught क्या है? H naught आप कहते हैं हबल कांस्टेंट को, इसकी वैल्यू डेटा में तो नहीं गिवन होती, कभी एग्जाम में आपसे निकलवा लेते हैं V और D की वैल्यू देके, और कभी आपको हबल कांस्टेंट दे देते हैं और कह देते हैं कि H और D को मल्टीप्लाई करके V निकाल दो, या V और H को डिवाइड करके D निकाल दो। सही है। हबल कांस्टेंट का जो ऐसा यूनिट है, यू कैन क्लियरली रीअरेंज द फॉर्मूला V अपॉन D करके आप निकाल सकते हो, वो पर सेकंड आता है, ठीक है। हबल कांस्टेंट का जो ऐसा यूनिट है वो क्या है, ऐसा यूनिट पर सेकंड है, और इसकी जो रफ वैल्यू है वो इतनी होती है। अभी एग्जाम में मैं देख रहा था एक जगह 2.3 भी लिखी हुई थी, सो आई मीन इसके आसपास ही देंगे, ठीक है। अच्छा, तो हबल्स लॉ ने ये कहा कि गैलेक्सी जितनी दूर है वो उतना ही तेजी से हमसे दूर जा रही है। अब आगे चलते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जस्ट टू प्रैक्टिस कि हबल्स लॉ जो है उसकी हम थोड़ी सी एप्लीकेशन यहाँ पे लगाते हैं, और फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को आगे आगे टॉपिक को खत्म करेंगे। सो लेट्स रीड द क्वेश्चन, लेट्स प्रैक्टिस व्हाट वी हैव लर्नड सो फार। एक गैलेक्सी है जिसका हमसे डिस्टेंस कितना है, इतना डिस्टेंस है फ्रॉम अस, फ्रॉम अर्थ, एंड इट इज मूविंग अवे विद दिस स्पीड। तो कह रहे हैं कि हबल कांस्टेंट कैलकुलेट कर दें बेस्ड ऑन दिस डाटा। सो व्हाट इज द हबल फॉर्मूला फॉर हबल्स लॉ? V is equals to Hubble constant times D. So you have the V and the D, you can calculate Hubble's constant. तो V की वैल्यू है 2.1 times 10 to the power 7, और D की वैल्यू है 9.5 times 10 to the power 24, and then you divide, what do you get? साथ साथ करना मेरे जल्दी जल्दी ताकि हम चैप्टर आज खत्म कर सकें। We have to end this today. तो हमारे पास आ रहा है रफली 2.2 आ रही है वैल्यू, टाइम्स 10 to the power -18। 2 times 10 to the power -18 तो याद ही रख लो, बाकी ये है कि उसमें आगे पीछे थोड़ा बहुत 2.3 2.4 हो सकता है। यूनिट याद देंगे, पर सेकंड होता है बेटा, ये आपको याद रखना। पार्ट बी कह रहे हैं एस्टिमेट द स्पीड, स्पीड एस्टिमेट करें इन किलोमीटर पर सेकंड ऑफ अ गैलेक्सी जिसका ये डिस्टेंस है। अब देखो सिंपल सी बात है, अब आपने यहाँ पे हबल्स लॉ को अप्लाई करना है लाइक दिस, V is directly proportional to D, so what formula do we make out of this? हम ये तो फॉर्मूला इस तरह बना सकते हैं, V1 upon V2 is equals to D1 upon D2, or just use the formula V is equals to H naught into D. So since you know the value of Hubble constant now, Hubble constant को distance से multiply कर दो और आंसर आ जाएगा, या फिर proportionality यूज कर लो और उससे आंसर निकाल लो, both are acceptable. Let's just use the proportionality यूज कर लेते हैं। तो V1 कितना था, 2.1 times 10 to the power 7। V2 कितना है, दूसरी गैलेक्सी की स्पीड मुझे निकालनी है। पहली गैलेक्सी का डिस्टेंस कितना था, 9.5 times 10 to the power 24। दूसरी गैलेक्सी का डिस्टेंस कितना है, 1.9 times 10 to the power 25। सो विल जस्ट रीअरेंज एंड सॉल्व दिस, एंड हमारे पास स्पीड आ जाएगी, ठीक है। सो लेट्स जल्दी से निकालें इसको। तो ये आ जाएगा जी 2.1 times 10 to the power 7 multiplied by 1.9 times 10 to the power 25 or divide by 9.5 times 10 to the power 24
और मेरे पास आंसर आ रहा है 42 एंड फॉलोड बाय 60, सो दैट्स 4.2 टाइम्स 10 टू द पावर 7 मीटर्स पर सेकंड। सही है बेटा। तो हमने एस्टिमेट कर ली दूसरी वाली गैलेक्सी की स्पीड। क्या किया, हबल्स लॉ यूज किया। एक की स्पीड पता है और डिस्टेंस पता है, दूसरे का डिस्टेंस पता है, स्पीड नहीं पता। हबल्स लॉ का फॉर्मूला यूज कर लो अगर हबल्स कांस्टेंट पता है, वरना v1/v2 इज इक्वल टू d1/dt। तो अब प्रोपोर्शनैलिटी तो अब आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। अब हमने डॉपलर रेड शिफ्ट का कॉन्सेप्ट जो है उसको सही से समझने के, डॉपलर रेड शिफ्ट को कैलकुलेट अगर आप कर सकते हैं तो उससे फिर आप इस बात का भी अंदाजा लगाते कर सकते हैं कि गैलेक्सी आपसे कितनी स्पीड से दूर जा रही है। ठीक है, तो इसके लिए आप ये समझें, फ्रैक्शनल इंक्रीज इन वेवलेंथ डिपेंड्स ऑन रिसेशन स्पीड ऑफ द गैलेक्सी ऑफ द सोर्स। मतलब कि कितना परसेंटेज, अगर मैं फ्रैक्शनल लिख रहा हूं तो आप यहाँ पे मैं परसेंटेज चेंज भी लिख सकता हूँ कि जितना परसेंटेज चेंज आ रहा है वेवलेंथ में, जितना परसेंट इंक्रीज आ रहा है, इट एक्चुअली डिपेंड्स कि गैलेक्सी जो है वो कितना तेजी से हमसे दूर जा रही है। तो जो गैलेक्सी है, अगर वो लेट सपोज इट इज ट्रेवलिंग एट 10% ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट, अगर एक गैलेक्सी 10% ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट से हमसे दूर जा रही है, तो उस गैलेक्सी का जो चेंज इन वेवलेंथ है वो भी 10% ऑफ लैम्डा एस हो जाएगा, मतलब एक स्टेशनरी सोर्स के मुकाबले में। सिंपल सी बात है। तो इसी बेसिस के ऊपर डॉपलर रेडशिफ्ट का फॉर्मूला जो है वो बना हुआ है, और फॉर्मूला बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। फॉर्मूला अगर आप देखो तो उसमें लिखा हुआ है डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू v अपॉन c। So this formula is given in terms of wavelength. You can also write it in terms of frequency. So इस formula को आप actually दो formulas के तौर पे लिख सकते हो. So you can write it like this. You can write it either like this कि delta lambda जो है मतलब change in wavelength, wavelength में change कितना आया upon original wavelength from the reference source is equals to galaxy की speed कितनी है divided by speed of light in vacuum. अब आपने इस formula को ऐसे भी, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी में कितना चेंज आया है अपॉन ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी फ्रॉम द रेफरेंस सोर्स डिवाइडेड बाय v अपॉन c। ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी बात है, इस बात को ध्यान में रखना कि बेटा लैम्डा की वैल्यू जो है वो बड़ी वाली वैल्यू माइनस छोटी वाली जो है वो, अच्छा सॉरी, ये किलोमीटर पर सेकंड में निकालना था, या कर लेंगे बाद में कन्वर्ट। यू जस्ट नीड टू डिवाइड बाय 1000, राइट? सो यू कैन राइट 4.2 टाइम्स 10 टू द पावर 4 आई गेस, सॉरी, तो ये हो जाएगा। अच्छा, बाद में ये कर रहा था कि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू अगर एक अवे सोर्स से निकालोगे तो वो कम वैल्यू होगी। ठीक है, तो कम वाली वैल्यू और बड़ी वाली वैल्यू का आपने डिफरेंस नहीं, ऊपर एनी हाउ चाहे फ्रीक्वेंसी हो चाहे वेवलेंथ, तो ऊपर आपका डिफरेंस ही आएगा। तो हेंस द डेल्टा, डेल्टा एफ लिखा हुआ है, डेल्टा लैम्डा लिखा हुआ है। नीचे रेफरेंस वाली का आपने लिखना है। ठीक है, रेफरेंस वाली जो सोर्स होती है उसको आप एस लिख दो बेशक, जो स्टेशनरी सोर्स होती है, मतलब जो आपके लैब में होगी, या अगर सन से जो है वो डेटा इकट्ठा किया तो वो वाला होगा। जो सी है उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 3 टाइम्स 10 टू द पावर 8 होती है। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। वो आपको पता है कि सी की वैल्यू क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम होती है सी, वो हमेशा 3 टाइम्स 10 टू द पावर 8 ही रहेगा। वी की वैल्यू उसकी बेसिस पे आप निकाल सकते हो। सो जो भी परसेंटेज चेंज इन वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी है, वही परसेंटेज जो है वो आएगी स्पीड ऑफ गैलेक्सी की विद रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, अब यहाँ पे आप सारी चीजों को समझने के लिए इस फॉर्मूला को अप्लाई करने का तरीका समझना बेटा। आपने इस फॉर्मूला को अप्लाई करने का तरीका समझना है। ये फॉर्मूला है, सिर्फ ऐसे लिखा हुआ इसका फायदा नहीं, इसको समझना बहुत जरूरी है कि कैसे इसको अप्लाई करेंगे। यूजुअली व्हेन यू आर अप्लाइंग दिस फॉर्मूला, आपको एक एब्जॉर्प्शन या एमिशन स्पेक्ट्रा का डायग्राम दिखाया हुआ होगा। सो जस्ट लाइक दिस। अब सपोज कर लो कि मैं कौन सी वाली गैलेक्सी की स्पीड निकालना चाह रहा हूं, मैं इस वाली गैलेक्सी की स्पीड निकालना चाह रहा हूं, एंड आई एम गोइंग टू कंपेयर इट विद द सन, सो द हाइलाइटेड वंस। ठीक है, अब आई हैव टू चूज, मेरी मर्जी है कि मैं इनमें से कोई सी भी एक, ऊपर सन वाले लाइंस के अंदर कोई सी भी एक लाइन चूज कर लूं। सो मे बी आई जस्ट पिक दिस वन। व्हाट आई विल डू इज आई विल पिक, लेट्स सपोज दिस लाइन। सो लेट्स रफली डिसाइड कि ये वाली जो लाइन है सन में, वो मेरी जो दूसरी हाईलाइटेड गैलेक्सी है उसमें ये लाइन कहां पे आ रही है, कहां आ रही है, तकरीबन ये वाली है ना, इसकी करस्पॉन्डिंग लाइन यही वाली है ना। अब सन में, सन से जो इसकी वेवलेंथ आ रही थी वो क्या आ रही थी, सन से जो इसकी वेवलेंथ आ रही थी वो क्या आ रही थी, चेक करो जरा।
सन से जो इसकी वेवलेंथ आ रही थी बेटा वो तकरीबन 500 से थोड़ी कम, अगर मैं रफली इसको चेक करूं, नीचे लिखी मैं वेवलेंथ की वैल्यूज, तो 500 से थोड़ी कम मतलब तकरीबन आई डोंट नो, कैन आई से 490 रफली, कैन आई जस्ट से 490 नैनोमीटर्स, राइट? ये मेरा हो गया लैम्डा एस। कोई सी भी अपनी मर्जी की कोई सी भी लाइन आप पिक कर लो, इट्स अप टू यू, और दे माइट जस्ट टेल यू कि आपने कौन सी लाइन यूज करनी। और उसी वाली गैलेक्सी, उसी लाइन को अब डिस्टेंट गैलेक्सी के अंदर देखो कि वो कहां पे आ रही है। रफली इसकी वैल्यू क्या ले लें, 540 ले लें आई गेस, वुड दैट वर्क? 540 ले लेते हैं। अब आपने जो फॉर्मूला अप्लाई करना था वो फॉर्मूला क्या था, इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ करते हैं अगर हम, तो फॉर्मूला अगर मैं बेटा अप्लाई कर रहा हूं तो अब इस बात को जरा गौर से समझना कि ऊपर क्या लिखना है आपको, इन दोनों वेवलेंथ्स का डिफरेंस लिखना है। तो एक थी 540 जो कि मूविंग सोर्स से आ रही वेवलेंथ विच इज गोना बी ऑब्वियसली लॉन्गर, और जो स्टेशनरी सोर्स थी सन से जो आ रही थी वो आ रही थी तकरीबन 490। नीचे आएगी कौन सी वाली, हमेशा रेफरेंस वाली, और रेफरेंस वाला जो है वो हमारी सन की वेवलेंथ है। सो व्हाट हैव आई डन, एट द टॉप डेल्टा लैम्डा निकाला है और नीचे ओरिजिनल वाला लैम्डा लिखा है। v मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ, इस गैलेक्सी की स्पीड निकालना चाहता हूँ, और c की वैल्यू तो हमेशा यही होती है। सो व्हेन आई रीअरेंज दिस आई कैन एक्चुअली फाइंड आउट द स्पीड ऑफ दिस गैलेक्सी। I can find it out, actual speed भी निकाल सकता हूँ meters per second में, but I can also find this out in terms of, like I can give this as a ratio to the speed of light, or as a coefficient to the speed of light, or I can give it as a percentage of speed of light. So अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है एक्चुअल, तो मैं बस v को सब्जेक्ट बना के तो कैलकुलेट कर लूंगा. So that would be 50 upon 490. You don't need to convert nanometers into meters, and then just multiply it that 3 times 10 to the power 8. So that gives me सर क्या वैल्यू आती है, रफली आ रही है v की वैल्यू 3.06 है, तो 3.1 कर देते हैं, टाइम्स 10 टू द पावर 1 2 3 4 5 6 7. एक तो ये तरीका आंसर देने का. दूसरा तरीका आंसर देने का ये है कि यू डोंट रियली एक्चुअली कैलकुलेट द वैल्यू. आप बस ये करो कि 50 अपॉन 490 मतलब डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा लिखो और उसको बस मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो. और इससे क्या आएगा कि v की वैल्यू जो आ जाएगी वो एज अ परसेंटेज ऑफ स्पीड ऑफ लाइट आ जाएगी. सो 50 डिवाइडेड बाय 490 एंड देन जस्ट मल्टीप्लाइड बाय 100. सो आई एम सेइंग कि मेरी गैलेक्सी जो है it is moving away from Earth at 10% of the speed of light in vacuum, or I can just give it as 0.1 c. क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आ रही है बेटा? तो एस्ट्रोनॉमर्स भी कुछ इसी तरह का काम करते हैं. वो डॉपलर रेड शिफ्ट का जब वैल्यू असाइन करते हैं ना, एस्ट्रोनॉमर्स एंड कॉस्मोलॉजिस्ट्स व्हेन दे असाइन अ वैल्यू फॉर द रेड शिफ्ट, तो वो क्या कह रहे हैं, वो बोल रहे हैं 7% है. वो 7% क्यों बता रहे हैं, 0.07 क्यों लिख रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि यार जिस स्पीड से गैलेक्सी मूव कर रही है ना, या जो वेवलेंथ में परसेंटेज चेंज आ रहा है वो 7% का आ रहा है. सो इसी तरह हमने भी परसेंटेज चेंज निकाल के बता दिया कि 10% जो है वो तकरीबन रफली चेंज है. थोड़ा सा 10% से ज्यादा है, 10.2 है, बट मैंने रफली 10% लिख दिया था. तो इस तरह जो है वो स्पीड ऑफ लाइट का आप चेंज निकाल दो. ठीक है. सो इन मेनी क्वेश्चंस यू माइट नॉट नीड टू एक्चुअली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द स्पीड, बट उसको एज अ परसेंटेज या एज अ रेशियो या एज अ फ्रैक्शन के तौर पे सॉल्व करना होगा. डज दैट मेक सेंस? नाउ लेट्स डू दिस क्वेश्चन. अब इस क्वेश्चन के अंदर बेटा देखो कि तुम्हारे पास एक लेबोरेटरी के अंदर जो सोर्स है उसका स्पेक्ट्रल लाइन जो है पूरा स्पेक्ट्रम है, लेकिन उसका सिर्फ एक लाइन की वेवलेंथ बता रहे हैं कि इतनी आ रही है. तो इसको आप एज अ यूज करोगे अपना लैम्डा एस. ये कितना है, 656.4 नैनोमीटर. सेम वही स्पेक्ट्रल लाइन, वही सेम लाइन फॉर एक डिस्टेंट गैलेक्सी से इस वेवलेंथ पे आ रही है. अब ये स्लाइटली लॉन्गर है, तो हमारा डेल्टा लैम्डा क्या हो जाएगा, डेल्टा लैम्डा हो जाएगा 663.1 माइनस 656 point what do you call it, 4. So when you subtract them, what do you get? 663.1 minus 656.4, what do you get? 6.7. 6.7 नैनोमीटर. तो आपको क्या करना है, स्पीड ऑफ द गैलेक्सी निकालनी है. अब आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे स्पीड ऑफ द गैलेक्सी अपॉन स्पीड होती है, इसको बेशक इस तरह लिख लो, डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा. तो एसेंशियली ऑल यू नीड टू डू इज
in order to find the value of V, you just have to write down the fraction of 6.7 upon the original wavelength 656.4 multiplied by C, which is 3 times 10 to the power 8, और मेरे पास V की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो ये बहुत छोटा परसेंटेज चेंज है ऑब्वियसली, और परसेंटेज में हम निकाल भी नहीं रहे वैसे तो, अभी एक्चुअल स्पीड निकाल रहे हैं, और ये आ रही है जी 3.1 और 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 10 टू द पावर 6। तो ये जो गैलेक्सी है वैसे तो ऑन इट्स ओन ये स्पीड बहुत ज्यादा है, बट कंपेयर टू द स्पीड ऑफ लाइट दैट्स हार्डली लाइक 1%। ठीक है, 1% का है तकरीबन इसका जो रेड शिफ्ट है। आर वी क्लियर? कैन वी मूव फॉरवर्ड? डॉपलर रेडशिफ्ट के क्वेश्चंस हम आगे अभी पेपर में भी प्रैक्टिस करेंगे, कुछ स्पेस फिजिक्स के 7-8 क्वेश्चंस हैं उनको प्रैक्टिस करेंगे। So we are going to practice a bit more questions. Fractional change in wavelength. तो अब यहाँ पे आपको actual change of wavelength नहीं बताया, wavelength की values नहीं थी भी। कह रहे हैं कि fractional change in wavelength मतलब redshift की value तकरीबन 0.15 या 15% है, right? Can you calculate the recession speed? State any assumptions made. अब ये जो assumptions वाली बात है बेटा, इसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे एक बहुत बड़ी assumption ये है कि जो मेरी गैलेक्सीज है ना, सारी जितनी भी गैलेक्सीज हैं जिन पे मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, दे आर नॉन रिलेटिविस्टिक गैलेक्सीज। और नॉन रिलेटिविस्टिक का मतलब क्या होता है? नॉन रिलेटिविस्टिक का मतलब होता है मूविंग विद स्पीड्स फार लेस देन द स्पीड ऑफ लाइट। ये है assumption, दिस इज द assumption दैट यू मस्ट रिमेंबर, इसको भूलना नहीं है किसी हाल में भी। तो लेट मी जस्ट राइट डाउन द हेडिंग ऑफ assumption ओवर हियर। ये आपकी assumption है जो आपने भूलनी नहीं है। जब कोई भी चीज स्पीड ऑफ लाइट अप्रोच करती है ना, सो समथिंग वेर इज मूविंग at a very high speed and it is much closer to the speed of light, so maybe more than 10%, more than 30-40% than the speed of light, so it's much more comparable to the speed of light। तो फिर आप थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी और थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी जो कि आइंस्टाइन की थ्योरी है, हम वो अप्लाई करते हैं, और वो जाहिर सी बात है ए लेवल के सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो वो जो रिलेटिविस्टिक स्पीड्स होती हैं, रिलेटिविस्टिक स्पीड्स को कहते हैं स्पीड्स दैट आर अप्रोचिंग द वैल्यू ऑफ सी। अगर ऐसी स्पीड्स हो जो कि 10 टू द पावर 8 में ही हो गैलेक्सीज की, और ऑलमोस्ट 3 टाइम्स 10 टू द पावर 8 के करीब हो, उन गैलेक्सीज पे पर ये फॉर्मूला हम नहीं अप्लाई करते, पर उसमें थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है वो भी साथ में अप्लाई करनी पड़ती है, व्हिच इज ऑब्वियसली नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस। ठीक है, तो वो चीज जो है वो हम यहाँ पे इस assumption से, you should be aware of the assumption, but you don't need to obviously know कि अगर ये assumption false हो जाए तो फिर हम क्या करेंगे। Alright, तो वो कह रहे हैं कि 15% का रेड शिफ्ट है, कैन यू कैलकुलेट दिस वैल्यू ऑफ स्पीड? वेल, यू जस्ट फॉलो द सेम फॉर्मूला, जस्ट अप्लाई द सेम फॉर्मूला, कुछ स्पेशल नहीं हो रहा, वही फॉर्मूला है, v अपॉन सी है और डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा है। अब ये जो फ्रैक्शन है उसकी वैल्यू उन्होंने आपको दी हुई है, इस पूरी चीज को आप रिप्लेस कर सकते हैं किस चीज से? एसेंशियली 15% या उसकी फ्रैक्शन 0.15 से। अगर इसको आप परसेंटेज में सॉल्व कर रहे हैं, सो दिस बिकम्स काइंड ऑफ लाइक दिस। अगर इसको आप परसेंटेज में सॉल्व कर रहे हैं तो फिर ये कुछ इस तरह हो जाएगा कि आप राइट साइड पे भी 100 लिख दें, 100% लिख दें, और यहाँ पे भी 100 लिख दें, बट वो 100 इवेंचुअली कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, सो आइदर यू कैन राइट 15% ओवर हियर, यू कैन राइट 15% ओवर हियर, राइट, 15% यहाँ पे लिख लिया, यहाँ पे 100 आ रहा है, और यहाँ पे आप v अपॉन सी से मल्टीप्लाई कर दें, और c की वैल्यू क्या होती है? 3 times 10 to the power 8। And if you don't want to do it in terms of percentage, then you can simply write down the formula, v upon c is equals to delta lambda upon lambda, और इसमें हम 100 नहीं मल्टीप्लाई करें तो अब यहाँ पे जाहिर सी बात है जब फ्रैक्शन को डायरेक्ट डेसिमल की फॉर्म में लिखते हैं तो 0.15 लिखते हैं, एंड देन इट्स 1 अपॉन सी, v अपॉन सी, विच इज c की जगह 3 times 10 to the power 8 आ जाएगा। तो बस 0.15 से 3 को मल्टीप्लाई करना है। द क्वेश्चन इज रियली सिंपल, इट्स एक्चुअली सिंपलर दिस वे, बिकॉज इसमें आपको कोई ज्यादा रीअरेंज नहीं करना, कोई बड़े बड़े नंबर्स नहीं मल्टीप्लाई करने, कोई डिफरेंस नहीं निकालना, कोई स्पेक्ट्रल लाइंस नहीं देखनी, यू जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई दैट रेड शिफ्ट वैल्यू विद द वैल्यू ऑफ c। मतलब आप कुछ भी नहीं कर रहे, v की वैल्यू निकालने के लिए ये वाला नंबर जो कि हमेशा कांस्टेंट रहता है, इसको रेड शिफ्ट की डेसिमल वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एंड दैट्स एसेंशियली योर आंसर। और दूसरी तरफ भी यही होगा, वो जब 115 से जाकर डिवाइड होगा तो वो 1 अपॉन 0.15 बन जाएगा। एनीवे, सो 3 times 10 to the power 8 into
0.15. What does that give you? 1 2 3 4 5 6 7. So that gives you 4.5 times 10 to the power 7 meters per second. सारी बातें समझ में आ रही हैं अभी तक? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? क्वेश्चन 13 कर लें. सर आपने रेडशिफ्ट की परसेंटेज को डेल्टा लैम्डा ओवर लैम्डा लिया था? जी जी, जो डेल्टा लैम्डा ओवर लैम्डा है, इट्स अ फ्रैक्शन, और इस फ्रैक्शन को ही रेडशिफ्ट बोलते हैं. तो पूरी फ्रैक्शन को बस 0.15 की वैल्यू से रिप्लेस कर दिया, या फिर 15 से रिप्लेस कर दो, राइट? ठीक है, 15% से. अच्छा, 1 मिनट होल्ड करो, क्वेश्चन 13 देखो तब तक. ओके, प्लीज ट्राई एंड सॉल्व क्वेश्चन नंबर 13. मैं 1 सेकंड आपको बता रहा हूँ क्या करना है आगे. ठीक है, आगे चलते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं. अब हमारे पास वो कह रहे हैं कि आपके पास डेडपोल गैलेक्सी है और उसकी रिसेशन स्पीड है इतनी, तो ये आपकी v की वैल्यू है. फ्रैक्शनल चेंज इन वेवलेंथ निकाल दें आप. तो आपने लैम्डा की वैल्यू या डेल्टा लैम्डा की वैल्यू नहीं निकालनी है, आपने डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा को ही निकालना है. सो डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा किस चीज के बराबर होता है? v अपॉन c के बराबर में होता है. सो यू जस्ट नीड टू सॉल्व द राइट हैंड साइड एंड दैट इज एसेंशियली योर आंसर. दैट्स ऑल यू नीड टू डू. आपने सिर्फ इस इक्वेशन की राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है. तो उसकी स्पीड है 9400 किलोमीटर पर सेकंड. तो कहना है राइट 9400 के आगे 3 0 और एंड देन नीचे 30000 और 8 0 नीचे आ गए. तो बस मैंने ये फ्रैक्शन कैलकुलेट करनी है और ये मेरा जवाब है. ठीक है, सो 1 मिनट. तो क्या फ्रैक्शन आ रही है? हाँ, 0.031 ये आ रही है. और if you were to ask, like if you were to give that in a percentage, you would say 3.1% आ रहा है रेडशिफ्ट. ठीक है, चलो अब हम आगे चलते हैं और बिग बैंग के बारे में बात करते हैं, फिर उसके बाद हमारा टॉपिक बस खत्म है. 1 मिनट बस होल्ड करना, मैं आ रहा हूँ वापस. बस अब ये बिल्कुल हम क्लोजिंग स्टेजेस पे आ गए चैप्टर के. सो वी नाउ हैव टू यूज ऑल द अबव दैट वी स्टडीड. जितनी चीजें हमने पढ़ी, एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स और हबल्स लॉ, डॉपलर रेडशिफ्ट से हमने बेसिकली, और हबल्स लॉ से कंक्लूड किया कि यूनिवर्स कर रहा है एक्सपैंड. अब उससे बिग बैंग का कैसे कॉन्सेप्ट आता है? तो पहली बात तो आपने आइडिया खुद ही लिया कि भाई सारा जितनी भी गैलेक्सीज हैं, ऑल द गैलेक्सीज आर मूविंग अवे. बट मैंने ये नहीं लिखा दैट दे आर मूविंग अवे फ्रॉम अर्थ. मैंने क्या लिखा है? दैट दे आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर. बिकॉज आपका अर्थ कोई स्पेशल तो नहीं है यूनिवर्स पे. यू आर नॉट एट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स. लाइक पहली कंक्लूजन तो बंदा फिर यही निकालेगा कि सारी गैलेक्सीज मुझसे दूर जा रही हैं. बट सारी गैलेक्सीज आपसे दूर नहीं जा रही बेटा. सारी गैलेक्सीज जा रही हैं एक दूसरे से दूर. सो व्हाट यू हैव टू डू इज डू दिस थॉट एक्सपेरिमेंट वेयर यू लुक एट अ बैलून. अब एक बैलून जो है वो थोड़ा सा छोटे साइज का है, और बैलून के अंदर आहिस्ता आहिस्ता हवा भर रहे हैं, या लेट से आप हवा को गर्म कर रहे हैं, तो बैलून इवेंचुअली एक्सपैंड कर रहा है. नाउ द स्पॉट्स ऑन द बैलून्स आर, like the surface of the balloon you can say is the universe or the space-time fabric, and each of the spots on the balloons are what? Each of the spots on the balloon are the galaxies. So when the balloon is expanding, you can see कि सिर्फ गैलेक्सी आपसे दूर नहीं जा रही है, सेंटर वाली गैलेक्सी से दूर नहीं जा रही, गैलेक्सीज एक दूसरे से सब दूर जा रही हैं. सारे वाइट स्पॉट्स के बीच में डिस्टेंस इंक्रीज हुआ है. सो दिस इज व्हाट यू शुड इमेजिन when you imagine the universe expanding, and not that you are at the center and you are not going anywhere and everything is expanding and moving away from you. No, that's not the case. Everything is moving away from each other, not from you, not the earth. Okay, so ये mistake नहीं करना कि all the galaxies are moving away from us. ये नहीं लिखना आपने.
अच्छा, अब इससे पता चल गया कि भाई कि किसी और गैलेक्सी में भी अगर कोई बंदा बैठा हुआ होता, राइट, तो वो भी सेम कंक्लूजन पे रीच करता है कि सारी गैलेक्सीज दूर जा रही हैं बिकॉज दे आर ऑल मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, तो पहली बात तो इससे यह आ गई कि हमारे पास बलून जो है वो एक्सपैंड कर रहा है और वो एक मॉडल है फॉर द एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स। अब बलून के अंदर थोड़ी सी लाइंस भी आपको बनी हुई नजर आ रही हैं। द लाइंस on the balloon are basically the radiations, the photons of the radiations that were emitted during the Big Bang. तो ये जो छोटी छोटी लाइंस नजर आ रही है ना आपको बलून के ऊपर ब्लू कलर की, ये बिग बैंग के दौरान जब रेडिएशंस एमिट हुई, राइट, कॉस्मिक रेडिएशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये उनके फोटॉन्स हैं। यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है तो साथ में वो फोटॉन्स भी एक्सपैंड हो रहे हैं, मतलब कि उनकी वेवलेंथ भी इंक्रीज हो रही है। तो ये वो कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन है जिसकी इस वक्त वेवलेंथ ये होनी चाहिए, और बिगिनिंग ऑफ द यूनिवर्स में अर्लियर टाइम पे वो थोड़ी सी शॉर्टर वेवलेंथ होनी चाहिए। ठीक है, अब फिलहाल बात करते हैं एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स के बारे में और बिग बैंग के बारे में। बिग बैंग का एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स से कैसे एविडेंस मिलता है। सो हियर्स व्हाट हाउ द लॉजिक गोस। हबल्स लॉ ने आपको प्रोवाइड किया एविडेंस कि भाई आपका यूनिवर्स जो है उसकी बर्थ कब हुई और वो कब एक्सपैंड हुआ। डिस्टेंट गैलेक्सीज ज्यादा फास्ट मूव करें, ये हबल्स लॉ के हम रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, अब हम हबल्स लॉ के थ्रू एक बात को और इसको एक स्टेप और आगे लेके चलते हैं और बोलते हैं कि भाई देखो गैलेक्सीज जो हैं, अगर हम बेसिकली इस एक्सपेंशन को रिवर्स करके देखें, सो इफ यू रिवर्स द टाइम, like if it's a video that you're playing forward and then you start to rewind the video, right, if you roll back the time, right, and you basically rewind the movie, इस तरह से आप सोचो, तो ये सारी गैलेक्सीज जाहिर सी बात है फिर एक दूसरे से दूर नहीं जा रही होंगी, एक दूसरे के करीब आ रही होंगी, which basically means कि if you go way back in time there must have been a time where the universe must have had a beginning, and that beginning is the Big Bang, and that at that Big Bang time हो ये रहा होगा कि सारी galaxies, like every single thing that exists in the universe right now was basically just क्या कहना चाहिए, वो एक छोटी सी जगह पे स्क्वीज हुआ था सारा मैटर। ऑल ऑफ दैट वाज बेसिकली जस्ट इन अ सिंगल स्पेस टाइम सिंगुलैरिटी में था वो मौजूद। ठीक है, अच्छा, अब हबल्स लॉ के थ्रू आप एक्चुअली एज ऑफ द यूनिवर्स भी कैलकुलेट कर सकते हो। यू कैन एक्चुअली कैलकुलेट द एज ऑफ द यूनिवर्स, यू कैन एस्टिमेट दिस फ्रॉम द हबल कांस्टेंट। ठीक है, अब क्वेश्चन आपने एक पीछे क्वेश्चन किया था और उसके अंदर आपने एक गैलेक्सी ली थी जिसका डिस्टेंस इतना था और उसकी स्पीड जो है वो स्पीड ऑफ रिसेशन आपने ये निकाली थी। अब इसमें एक बहुत बड़ी अजम्पशन है, अजम्पशन ये है कि गैलेक्सी की जो स्पीड है वो चेंज नहीं हुई, बट दिस इज नॉट ट्रू बिकॉज वी ऑलरेडी नो कि गैलेक्सी जितना हमसे दूर है उतनी ज्यादा तेजी से मूव कर रही है। इसका मतलब है कि गैलेक्सी जो है वो एक्सेलरेटिंग पेस पे हमसे दूर जा रही है। बट लेट्स जस्ट अज्यूम फॉर अ मोमेंट कि गैलेक्सी की स्पीड कांस्टेंट है शुरू से लेकर अभी तक, तो क्या हम स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला लगा सकते हैं उस गैलेक्सी पे। हमें पता है कि उस गैलेक्सी का हमसे डिस्टेंस कितना दूर है, इतना, और उस गैलेक्सी की स्पीड भी हमें पता है, हमें डिस्टेंस भी पता है, स्पीड भी पता है। ये लिखा हुआ है डिस्टेंस, ये लिखा हुआ है स्पीड। स्पीड और डिस्टेंस निकाला और टाइम अननोन है, जब कैलकुलेट किया तो मेरे पास इतना टाइम आ रहा है। दिस इज द टाइम इन सेकेंड्स, दिस इज द टाइम इन सेकेंड्स जो कि मुझे एज ऑफ द यूनिवर्स बता रहा है। इस टाइम को अगर मैं आवर्स से डिवाइड करूं, राइट, 3600 से डिवाइड करूं तो आवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, 24 से डिवाइड करूं तो डेज में हो जाएगा, एंड देन फर्दर 365 से डिवाइड करूं तो ये रफली रफली ईयर्स में ये टाइम बनता है 14 बिलियन। सो आप इसको इस टाइम को डिवाइड किस चीज से कर रहे हो, डिवाइडेड बाय 3600 एंड 24 एंड 365। ठीक है, एक मिनट बेटा प्लीज वेट करना, सॉरी। ओके, लेट्स कंटिन्यू।
सो हमने हबल्स लॉ के थ्रू एज ऑफ द यूनिवर्स भी कैलकुलेट करना सीख ली कि कोई भी गैलेक्सी ले लो, लाइक लिटरली, एंड यू कैन डू दिस विद हबल्स लॉ से। अब इसको मजे की बात क्या पता चल रही है, यू जस्ट पिक्ड अप अ रैंडम गैलेक्सी इन क्वेश्चन नंबर 11, राइट, बट यू कुड पिक द अदर गैलेक्सी इन दैट क्वेश्चन एज वेल। हम उस क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर एक और गैलेक्सी भी देखी थी शायद क्वेश्चन 11 के अंदर ही, उसके साथ भी एज निकाल के देखते हैं क्या होता है। उसी क्वेश्चन पे वापस जाते हैं, राइट। सो उस क्वेश्चन में मैं वापस जाता हूँ। वो क्वेश्चन कहाँ पे है? ये रहा। इस क्वेश्चन के पार्ट बी में एक और गैलेक्सी है जिसका आपके पास जो डिस्टेंस है वो ये है, और उसकी जो स्पीड है वो हमने ये निकाली थी। अब इस वाली डिस्टेंस की वैल्यू से और इस वाली स्पीड की वैल्यू से दोबारा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला अप्लाई करके देखते हैं अब क्या यूनिवर्स की एज आती है। सो हियर इज समथिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। सम अदर गैलेक्सी, राइट, दिस इज सम other galaxy. So you do the same working with some other galaxy and you apply the same formula. Speed is equals to distance upon time. So time will be is equals to distance upon speed. और इस गैलेक्सी की जो स्पीड आ रही है वो क्या आ रही है, उसकी वैल्यू जल्दी से वहां से उठाते हैं, मैंने सर्कल की थी। स्पीड है 4.2 टाइम्स 10 टू द पावर 7, प्लीज याद रखना। 1.9 टाइम्स 10 टू द पावर 10 टू द पावर 25 डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये वैल्यूज हम यहाँ पे लिखते हैं। डिस्टेंस कितना था 1.9 टाइम्स 10 टू द पावर 25, और स्पीड कितनी थी 4.2 टाइम्स 10 टू द पावर 7 मीटर्स में। सो लेट्स डिवाइड देम एंड सी कि हमारे पास रफली क्या वैल्यू आती है अब टाइम की। कि ये हम टाइम किस चीज का निकाल रहे हैं, देखो ये गैलेक्सी का हमसे डिस्टेंस आ रहा है ना, ये इस गैलेक्सी का डिस्टेंस है फ्रॉम अस, फ्रॉम द ऑब्जर्वर, और ये है गैलेक्सी की स्पीड, ठीक है। अब हम ये निकाल रहे हैं कि इस गैलेक्सी का ये वो टाइम निकाल रहा हूँ कि इतना डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया है, तो इसका मतलब है कि इफ यू गो दिस मच टाइम बैक, लाइक इतना ही ज्यादा हम रिवर्स में चले जाएं, इफ यू गो बैक इन टाइम बाय दिस अमाउंट, देन व्हाट वी बेसिकली आर ट्राइंग टू अज्यूम इज कि उस वक्त ये गैलेक्सी और मेरी गैलेक्सी, या जिस पॉइंट पे मैं हूं और जिस पॉइंट पे ये वाली गैलेक्सी है, वी वर बेसिकली एट द सेम पॉइंट, राइट। सो हम अज्यूम ये कर रहे हैं कि मैं मूव नहीं कर रहा हूं और ये गैलेक्सी मुझसे दूर जा रही है। अब इसको कितनी दूर चलेगी, अच्छा 1.9 टाइम्स 10 टू द पावर 25 दूर चली गई। तो अगर मैं इस टाइम को रोल बैक करूं तो इस वक्त ये गैलेक्सी मेरे साथ ही होगी बिल्कुल। सो एसेंशियली व्हाट आई एम सेइंग इज दैट वी वर टुगेदर दिस टाइम अगो। अब ये जो टाइम है उसकी वैल्यू क्या आ रही है, सो जब मैं इस टाइम को निकालता हूं तो उसकी वैल्यू क्या आती है, लेट्स क्विकली डू दिस। 1.9 टाइम्स 10 टू द पावर 5 डिवाइड बाय 4.2 टाइम्स 10 टू द पावर 7, और टाइम की वैल्यू आ रही है 4.52 टाइम्स 10 टू द पावर 17, ठीक है। ये मेरे पास टाइम की वैल्यू आ रही है। अब ये जो टाइम आपने निकाला है और वो जो ऊपर वाला टाइम है, दे माइट सीम वेरी डिफरेंट, बट अगर आप इसको ईयर्स में कन्वर्ट करके देखो, सो डिवाइड दिस बाय व्हाट 3600 एंड देन बाय 24 एंड देन बाय 365, तो आपका टाइम, अच्छा यहाँ पे 4.5 बिलियन 14 बिलियन ईयर्स नहीं आ रहा, 1.4 बिलियन ईयर्स ही आ रहा है। बट अगर आप दूर वाली गैलेक्सीज जो हैं, मतलब एक सर्टन डिस्टेंस पे सारी गैलेक्सीज उनके साथ एक कैलकुलेशन करें विद डिफरेंट गैलेक्सीज, यू विल बेसिकली रफली गेट द सेम वैल्यू ऑफ टाइम अगेन एंड अगेन। आपके पास यही वैल्यू ऑफ टाइम जो है वो हमेशा बार बार रिपीट होना चाहिए, और वो जो रेपिटेशन है उससे ये पता चलता है कि भाई सारी गैलेक्सीज, अगर आप 14 बिलियन ईयर्स को चले जाओ तो सारी की सारी गैलेक्सीज जो है वो एक ही जगह पे मौजूद थी, विच बेसिकली इज गिविंग यू व्हाट द एज ऑफ द यूनिवर्स और हाउ लॉन्ग अगो द बिग बैंग एक्चुअली टुक प्लेस, ठीक है। तो अब हमने बिग बैंग थ्योरी की एक लॉजिक जो है वो अभी स्टडी किया है, इस लॉजिक को जरा कंसोलिडेट कर लेते हैं। बातें जो है वो हम जरा रिवर्स में करेंगे। सबसे पहले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था कि गैलेक्सीज की जब आप लाइट ऑब्जर्व करते हैं तो उनमें आपको क्या नजर आता है, रेड शिफ्ट। रेड शिफ्ट से, और आपने ये देखा था कि जितना ज्यादा गैलेक्सी दूर है उतना ही ज्यादा, क्या कहते हैं वो, उतना ही ज्यादा रेड शिफ्ट है। सो द ग्रेटर, तो पहली बात तो ये है कि हमने देखा कि गैलेक्सीज जो है वो हमसे रिसीड कर रही हैं, गैलेक्सीज आर रिसीडिंग, यही कंक्लूजन निकाली। गैलेक्सी की स्पेलिंग भूल गई मुझे एक मिनट के लिए, गैलेक्सी की क्या स्पेलिंग होती है, G A, सॉरी
galaxies are receding away from us, so galaxies are moving away from us. और इसको फर्दर इस बात को हमने इस बात से और सॉलिडिफाई किया कि जितना दूर है गैलेक्सी वो उतना ही ज्यादा स्पीड से हमसे दूर जा रही है. So redshift, point number 1, receding galaxies, point number 2, and the further the galaxies is, the faster it is moving away from us. That's point number 3. That's Hubble's law, right? और उससे ये बात समझ में आई कि सारी ही गैलेक्सीज अगर एक दूसरे से दूर जा रही हैं तो इससे पता लगा कि यूनिवर्स क्या कर रहा है, एक्सपैंड कर रहा है. ये हो गया पॉइंट नंबर 4. अब इसको यहां से बात को कंटिन्यू करते हैं. अगर यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है तो अब आप टाइम को रोल बैक करो, ठीक है. इमेजिन द होल प्रोसेस इन रिवर्स. तो अगर आप ये बात करते हो तो देन यू कैन से एट वन पॉइंट इन टाइम everything must have been together in a very hot and dense state, right? In a hot and dense. Why am I saying dense? Dense state क्यों है? क्योंकि सारा यूनिवर्स का मास लो और उसको इतनी सी जगह पे बंद कर दो तो बहुत एक्सट्रीम डेंसिटी होगी, राइट? सो सारा का सारा जो आपका यूनिवर्स का मैटर है वो छोटी सी जगह पे मौजूद था, जिसे हम कहते हैं कि वो बेसिकली स्टार्टिंग पॉइंट था यूनिवर्स का, विच इज बेसिकली कॉल्ड द बिग बैंग. ठीक है. इन अर्ली स्टेजेस ऑफ द यूनिवर्स. सो व्हाट आई हैव डन ओवर हियर इज आई बेसिकली जस्ट कंसोलिडेटेड व्हाट वी हैव डन. कि हमने कहा सबसे पहले चैप्टर को शुरू किया, हमने रेड शिफ्ट की बात की. हमने कहा रेड शिफ्ट होता है. रेड शिफ्ट से हमने कंक्लूजन निकाली कि गैलेक्सीज हमसे दूर जा रही हैं और जितनी गैलेक्सी दूर है उतनी ज़्यादा स्पीड से दूर जा रही है, और इसलिए हमने कंक्लूजन निकाली कि यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है. और यूनिवर्स अगर एक्सपैंड कर रहा है तो अगर अब आप सारी गैलेक्सीज दूर जा रही हैं उनको रिवर्स में देखो तो दे आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, एंड देन at one point in time, like in the early stages of the universe, everything must have been together at a single location in a very hot and dense states, which we basically call the Big Bang. Right? How long ago was the Big Bang? You just take any galaxy, its distance and speed, उनको divide करो, time of the age of the universe आएगी roughly 14 billion years. ठीक है. अब Big Bang का एक और जो है वो है, Big Bang का एक और एविडेंस है. ये जो एक और एविडेंस है टेक्निकली ये आपके सिलेबस में नहीं है, बिकॉज इफ वी लुक एट द सिलेबस तो उसमें बिग बैंग पे आके बात खत्म हो जाती है. सो वेरी क्विकली विल जस्ट गो थ्रू इट कि हमने अभी तक क्या क्या बात कर ली है. सो यहाँ पे आओ और ये है आपका चैप्टर. अब हबल्स लॉ और बिग बैंग थ्योरी के अंदर आज हमने पढ़ लिया कि एमिशन स्पेक्ट्रा या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा से आप इंक्रीज वेवलेंथ देखते हो, रेड शिफ्ट देखते हो. रेड शिफ्ट का फॉर्मूला आपने अप्लाई करना सीखा और आपने देखा कि why redshift leads to the idea that the universe is expanding, and then recall and use Hubble's law and explain how this leads to Big Bang theory. ठीक है. बिकॉज हमने कहा कि अगर आप डिफरेंट गैलेक्सीज के साथ एक ही कैलकुलेशन करें तो वही 14 बिलियन ईयर्स की आती है. तो आपने बिग बैंग की जो एविडेंस है वो एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स से निकाला, बट बिग बैंग का एक और एविडेंस भी है विच इज बेसिकली माइक्रोवेव कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन. एक और जो हमारे पास एविडेंस है उसका शॉर्ट फॉर्म है कॉस्मिक माइक्रोवेव background radiation. Now notice that I am using the word microwave. Microwave is an electromagnetic wave. Electromagnetic waves have a certain wavelength, right? अब this is how the logic goes कि cosmic जो background radiation है उससे universe का big bang का कैसे जो है वो हमें idea मिलता है, तो ये कैसे support मिलता है. सो एक और एविडेंस जो माइक्रोवेव वाला है बैकग्राउंड रेडिएशन वाला वो कैसे मिलता है इसको समझते हैं. इट बेसिकली कम्स फ्रॉम द आइडिया ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द यूनिवर्स. तो आप क्या करो, यू पॉइंट योर, लेट्स से व्हाट इज द मोस्ट एडवांस्ड टेलीस्कोप राइट नाउ. द मोस्ट एडवांस्ड टेलीस्कोप राइट नाउ इज बेसिकली योर द वन व्हिच वाज लॉन्च्ड बेसिकली जस्ट लास्ट ईयर. क्या नाम है उसका? हबल्स टेलीस्कोप के बाद जो अभी लॉन्च हुई है, जेम्स वेब टेलीस्कोप. जेम्स वेब टेलीस्कोप के अंदर जो ज़्यादातर साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं और वो जो ज़्यादा डेटा कलेक्ट करता है, इट कलेक्ट्स द डेटा इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन और समथिंग लाइक दैट. ठीक है. तो इंफ्रारेड के स्पेक्ट्रम में ज़्यादातर वो डेटा कलेक्ट करता है. बट द आइडिया इज कि जिस
फोटोन का जो यूनिवर्स में रैंडम जगह पे आप एक बिल्कुल डार्क स्काई में पॉइंट करो किसी भी अपनी टेलीस्कोप को, तो वो आपको वहां की रफ टेम्परेचर का आइडिया हो जाएगा बेस्ड ऑन द वेवलेंथ ऑफ द फोटॉन्स दैट बेसिकली यू आर रिसीविंग फ्रॉम दैट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। तो एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स से हमने कहा कि जब यूनिवर्स एक्सपैंड हुआ तो वो कूल भी हो रहा था, और कुछ कैलकुलेशन के बाद ये प्रेडिक्ट किया गया कि इस वक्त जो टेम्परेचर होना चाहिए, करंट टेम्परेचर ऑफ द यूनिवर्स, इट शुड बी अबाउट 2.7 केल्विन। अब 2.7 केल्विन जो है दैट करेस्पॉन्ड्स टू अ सर्टेन वेवलेंथ ऑफ द फोटोन। ठीक है, एक सर्टेन वेवलेंथ को आपको पता है कि आपने ये पढ़ा था कि सरफेस टेम्परेचर वेवलेंथ से पीक वेवलेंथ से पीक इंटेंसिटी के वेवलेंथ से रिलेटेड होता है, इनफैक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, नहीं डायरेक्टली नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। हमने कहा था कि जितनी ज्यादा लॉन्ग वेवलेंथ पे पीक इंटेंसिटी आएगी उतना ही ज्यादा कम टेम्परेचर होगा। तो ये कौन सा लॉ था? ये था वीएन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, राइट। और हमने कहा था कि आप क्या कर रहे हो, टेलीस्कोप से डाटा कलेक्ट कर रहे हो, सैटेलाइट्स के थ्रू और टेलीस्कोप्स के थ्रू, और सारा डाटा उनको भेजा, कलेक्ट किया। जो पीक इंटेंसिटी पे वेवलेंथ आ रही है वो तकरीबन 1 मिलीमीटर की आ रही है। 1 मिलीमीटर की वेवलेंथ आ रही है, मतलब अगर आप एक बिल्कुल डार्क स्काई के अंदर यूनिवर्स में अपनी टेलीस्कोप को पॉइंट करो तो 1 मिलीमीटर की वेवलेंथ की रेडिएशंस जो एमिट हो रही हैं, 1 मिलीमीटर की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं वो माइक्रोवेव्स होती हैं। तो हमने उनका रख दिया कि यार ये जो डार्क स्काई में ये रैंडम रेडिएशंस जो मुझे नजर आ रही हैं, जो बिग बैंग के टाइम पे जो है वो क्या कहते हैं एमिट हुई थी, अब उनकी करंट वेवलेंथ इलोंगेट होने के बाद माइक्रोवेव के रीजन में आ गए, इसलिए हम उन्हें कहते हैं कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। तो जब यूनिवर्स हुआ था, जब बिग बैंग हुआ, यूनिवर्स क्रिएट हुआ, तो रेडिएशन एमिट हुई थी बहुत सारी, और ये जो छोटी छोटी लाइंस बनी हुई बलून के ऊपर, ये वो रेडिएशन है जो कि बैकग्राउंड में सारे यूनिवर्स में फैल गई है। अब क्योंकि साथ में यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है तो ये फोटॉन्स भी इलोंगेट हो रहे हैं, फोटॉन्स की वेवलेंथ भी बढ़ रही है, राइट। और हुआ ये कि उस वक्त जो उनकी वेवलेंथ थी वो बहुत शॉर्ट थी, एक्सरेज और गैमा रेज के रीजन में थी। इस वक्त जो है वो उनकी वेवलेंथ जो है वो 1 मिलीमीटर की वेवलेंथ पे आ गई है, मतलब तकरीबन माइक्रोवेव के रीजन में आ गई है। और जब हम वीएन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ अप्लाई करते हैं तो हमें पता ये चलता है कि 1 मिलीमीटर की जो वेवलेंथ है दैट करेस्पॉन्ड्स टू अ टेम्परेचर ऑफ अबाउट 3 केल्विन। अब 3 केल्विन का टेम्परेचर और 2.7 की कैलकुलेशन रफली बहुत क्लोज है। सो यहाँ पे भी आपकी जो थ्योरी है वो एक्सपेरिमेंटल डेटा से कंफर्म हो गई, और वो जो कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन है वो भी आपको एक एविडेंस प्रोवाइड कर रहा है। किस चीज का? बिग बैंग का एविडेंस प्रोवाइड कर रहा है। ये वाला पार्ट स्टैरिक कर देता हूँ, ये सिलेबस में कवर्ड नहीं है, बाकी हमने सारी चीजें जो है वो आज करनी थी वो कंप्लीट कर ली। सो द चैप्टर इज कंप्लीट नाउ। देयर आर आई थिंक 5 to 7 क्वेश्चंस जो कि स्पेस फिजिक्स के हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मैंने वो क्लासरूम पे अपलोड भी कर दिए हैं। So if you go to A2 wali classroom, and if you go to this, what do you call it, classwork tab, and go to astronomy and cosmology वाला chapter, बिल्कुल लास्ट में, सेकंड लास्ट, इसके P4 क्वेश्चंस पे जाओ। देखो अभी रिसेंटली चैप्टर ऐड हुआ है, तो जो इसके स्पेसिमेन पेपर फेब मार्च वाला 23 का पेपर, फेब मार्च वाला 22 का पेपर, मई जून और अक्टूबर नवंबर वाले जो पेपर्स हैं आपके, उनसे मैंने क्वेश्चंस कंपाइल किए। क्वेश्चन के नंबर्स वगैरह एज इट इज वही लिखे हुए हैं जैसे पास पेपर्स में थे। सो दिस इज वन क्वेश्चन, this is another question 2, this is the third question, fourth question, फिफ्थ क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन। ये 6 क्वेश्चन हम अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे। हमने इधर उधर ईयरली पेपर्स में भी इनको किया है, ठीक है। और फिर उसके बाद हम अपना मेडिकल फिजिक्स स्टार्ट कर देंगे, उसमें अल्ट्रासाउंड, एक्सरे सबसे मेजर चंक है, फिर सीटी स्कैन और पेट स्कैनिंग भी छोटा सा है, वो भी कर लेंगे कवर, ठीक है। चलो, अल्लाह हाफिज़।